मेडिकल साइंस और चमत्कार में बस इतना ही फर्क है कि विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है और चमत्कार आस्था और विश्वास पर। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएम गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी। दोस्तों, कहते हैं कि इस धरती पर अगर आप ईश्वर का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आप किसी व्यक्ति की टूटती सांसों को जोड़ने का प्रयास करते किसी डॉक्टर को देख लीजिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति के खाते में ईश्वर ने एक सांस भी बाकी रखी होगी तो धरती के ये भगवान उसे काल के गाल से भी निकाल लाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही डॉक्टर से बात करने वाले हैं जिनकी भूमिका आज के समय में गंभीर चिकित्सा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि बीमारी छोटी हो या बड़ी, अगर सर्जरी की नौबत आती है तो मरीज को बेहोश करना और सर्जरी के बाद फिर उसे होश में लाना सबसे बड़ी चुनौती भी होती है और जरूरी भी होता है। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे कुशल और अनुभवी एनेस्थेटिस्ट की जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम उतनी देर ही बेहोश रहें जितनी देर की आवश्यकता हो। पर क्या ये काम उतना ही आसान है जितनी आसानी से हमने बोल दिया? करीब से समझा जाए तो इसका जवाब है नहीं। तो ये कितना पेचीदा काम है, आइए आज हम यही जानने का प्रयास करते हैं कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर करण कौशिक से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को दीजिए, उसके बारे में कुछ और बात हम आपसे करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करण कौशिक है। मैं एक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हूँ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। चलिए, आपने इतना अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी हमने शुरुआत में कहा कि जब भी ऑपरेशन की नौबत आती है इलाज के लिए, कहा जाता है कि बेहोश करके और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो हम लोगों की नज़र में तो यह आता है कि बस एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया, आदमी बेहोश हो गया और उसका इलाज हो गया और वो फिर से ठीक हो गया। लेकिन इसके बीच का जो समय है, इसके बीच की जो प्रक्रिया है, वो क्या इतनी ही आसान है जितना हम समझ रहे हैं या कुछ और है? सबसे सरल शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको जो ये मालूम पड़ता है एक नॉर्मल इंसान को कि कुछ सुन किया और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहता, बहुत आसान सा काम है, यही हमारी अचीवमेंट है। क्योंकि एक कहावत है कि वी केयर व्हेन यू आर अनअवेयर। तो एक एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूँगा किसी भी बीमारी के बारे में जो कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है, जिसे आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। एक आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है? समुंदर के अंदर जो बर्फ़ का पहाड़ रहता है, जिससे आप सबको मालूम है टाइटैनिक टकरा के डूबा था, एक छोटी सी बर्फ़ की टिप दिखाई देती है। हमें लगता है कि छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, क्या है ये? लेकिन जब टकराता है तो इतना बड़ा जहाज डूब जाता है। कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ के साथ होता है जब आप एनेस्थीसिया के लिए जाते हैं। दिनचर्या में थोड़ा सा सांस फूलना, कभी हल्का सा छाती में खिंचाव होना या शुगर अनकंट्रोल रहना, बहुत मीठा खाना, बस चलते रहना, हल्की शुगर ही तो है, थोड़ी बहुत सांस फूलने की दिक्कत ही तो है, हल्की सी खांसी ही तो है, और उसके साथ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या करता है? कुछ ऐसी दवाओं का इजाद बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है, जो अगर हम लेमैन भाषा में यूज़ करें, पुराने ज़माने में जो तीरों के ऊपर जहर लगाते थे पैरालाइज करने के लिए, मारने के लिए, उन्हीं को आहिस्ता 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 अपना मॉडिफाई करके मसल रिलैक्सेंट्स बनते हैं। हमारे ओपियोइड्स वगैरह को आहिस्ता बढ़ा के मॉडिफाई करके हमारे एनेस्थेटिक एजेंट्स बनते हैं। वो आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि जो आपकी बीमारियां दबी रहती हैं, जिनके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं रहता, वो एनेस्थीसिया देने के तुरंत बाद सामने आ जाती हैं। और उसके साथ डील करना, आपको स्वस्थ रखना पूरे ऑपरेशन थिएटर के दौरान। कोई भी ब्लड लॉस होता है, कोई भी आपका हार्ट में चेंजेस आते हैं, कोई भी आपके लंग्स में चेंजेस आते हैं, उन सबको डील करना, वो एक एनेस्थेटिस्ट का पार्ट रहता है। एक टीम वर्क है जिसमें सर्जन का काम ऐसा रहता है कि एक बहुत ही फाइन कारीगर, कितनी अच्छी कारीगरी से उसने कितना अच्छा अपना काम कर दिया, लेकिन जो इंसान का शरीर है वो एक अननेचुरल वे से पड़ा हुआ है, ना ही सांस ले रहा है और उसका ब्लड प्रेशर
भी कम ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर खून की मात्रा जो अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है उनका बहाव भी ऊपर नीचे हो रहा है, उस सब को संभाल के चलना एक एनेस्थेटिक का काम होता है। तो वही एक एनेस्थेटिस्ट का काम आपके ऑपरेशन के अंदर रहता है, और वो आपके शरीर में आपके हर एक ऑर्गन में कोई भी नुकसान ना पहुँचे और बिल्कुल आपको मालूम भी ना पड़े कि कितने टाइम तक हम लोग आपके साथ थे, वही हमारा काम है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, यकीन मानिए कि मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक छोटी सी चीज़ जो हम समझते थे कि आज का ये जो मॉडर्न साइंस है या जो इलाज करने का तरीका बदल चुका है, मॉडर्न हो चुका है, उसमें एनेस्थीसिया बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और आपने कहा कि आपको पता नहीं है, इसलिए हम आपका इलाज अच्छे से कर पाते हैं। तो लेकिन जब आप बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर जैसे एनेस्थीसिया आपको दिया गया उसके बाद जो भी आपके शरीर की बीमारियां होती हैं वो अपने आप बाहर आने लगती हैं, तो उसे कंट्रोल करना, क्या कोई ऐसी स्थिति होती है जब बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? देखिए, हर एक शरीर अलग है, हर एक की बीमारियां अलग हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा और ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए एनेस्थेटिस्ट आपको रुकने के लिए बोलता है कि भाई अभी खांसी बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, रुक जाइए, या शुगर बहुत ज़्यादा है, रुक जाइए। वो रोकने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा हद तक हम ठीक कर पाएँ, उतना ही चैलेंज ओटी के अंदर हम कम फेस कर पाएँ। और हाँ, ओटी के अंदर अगर चैलेंज फेस करना होता है तो एक एनेस्थेटिस्ट के पास सारी आधुनिक मशीनें, सारी आधुनिक दवाएं होती हैं उस चैलेंज को फेस करने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी भी मरीज़ की जान को कोई भी रिस्क आए। तो उसी कारणवश वो कोशिश उसकी यही रहती है कि बीमारी ऑपरेशन से पहले जितनी अपनी कम से कम हो सकती है वो हो जाए, ताकि जो चैलेंज फेस करना पड़े ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज़ की फिजियोलॉजी को, उसके शरीर को, वो कम से कम फेस करना पड़े और हमारा रिज़ल्ट मैक्सिमम निकले। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर हमें बहुत आगे हद तक पहुंचना पड़ता है मरीज़ की जान बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, मेरे काफ़ी कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जैसे ही बेहोश किया, थोड़ा सा एनेस्थीसिया बस दिया, तुरंत हार्ट की गति रुक गई। सब लोग लग गए रिवाइव करने में, कोशिश करी बचाने के लिए। वी फॉलोड द प्रोटोकॉल्स ऑफ CPR, ACLS। पेशेंट सेल थ्रू, पेशेंट बच जाता है, और मालूम पड़ता है कि सालों से दबी हुई हार्ट की बीमारी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज नहीं हो पाई, मिस होती चली आई। तो ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं। तो इसलिए एनेस्थेटिस्ट की जो लाइफ है और वो ब्रांच है, एक बहुत ही सुंदर मुहावरा है, आवर्स ऑफ बोर्डम एंड मिनट्स ऑफ थ्रिल। होने को बैठे रहिए घंटों, एकदम सब कुछ शांत स्मूथ चलेगा, लेकिन जब भी कुछ घटना होगी तो वो सेकंड्स के खेल में ही आपको कैच करना है और अपना सब कुछ, अपनी सारी नॉलेज, सारी ताकत लगा देनी है उस चीज़ को फेस करके। एक कहते हैं ना, बहुत ही टर्बुलेंट सी से आप एक किनारे लेके आए शिप को, कुछ वैसा ही। अच्छा सर, जैसे एनेस्थीसिया से पहले अगर आपको पेशेंट के बारे में बहुत सारी चुनौतियां पता चलती हैं, आपको लगता है कि ये केस बहुत ज़्यादा टिपिकल है, उस स्थिति में क्या आप फैसला लेते हैं, क्या सोच करके कदम आगे बढ़ाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, इसमें ज़रूरी ये है कि जो सर्जरी होने वाली है उससे मरीज़ को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऑपरेशन के बिना मरीज़ का बचने का चांस नहीं है, या ऑपरेशन मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही पेनफुल लाइफ जी रहा है लेकिन बहुत बीमारियों के साथ, तो उस कंडीशन में हम सारी रिस्क प्रोफाइल ग्रेटिफिकेशन के साथ, पूरा रिस्क ग्रेटिफिकेशन के साथ, सारी प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब हम सारे रिस्क ग्रेटिफिकेशंस के साथ, सारी प्रोटोकॉल्स के साथ, अपनी सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सक्सेस रेट आर मोर देन 90%। अच्छा, और एक अभी हाल ही में एक खबर इस तरह से ही जुड़ी हुई KGMU की सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में आई थी कि जहाँ पे एक महिला की डेथ इंड्यूस की गई थी। तो वो अखबारों में तो हम लोगों ने पढ़ा था, आप अपनी तरफ से ये बताइए कि वो एक्चुअल में था क्या, और ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इस हद पर जाकर के भी लोगों की जान बचाई जा सकती है? देखिए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट, यानी कि मरीज के शरीर को
इतना ठंडा कर देना कि उसके शरीर के अंदर जो खून है वो बहना बंद कर जाए, या इतना ठंडा करने के बाद उसके शरीर में खून हर एक ऑर्गन के अंदर बहना बंद कर जाए। यानी कि जो मरीज की बॉडी इज इक्विवेलेंट टू डेड बॉडी। ना ब्रेन में खून जा रहा है, ना लंग्स में खून जा रहा है, ना किडनी में, ना हार्ट में, ना शरीर की किसी भी ऑर्गन में। तो कितने तापमान तक हम ठंडा कर पाए वो ये बताता है कि हम कितने मिनट तक मरीज को उस कंडीशन में रख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है, अगर हमें मरीज के ऊपर मान लीजिए 10 मिनट की सर्जरी करनी है, सिर्फ 10 मिनट की, तो हम 15 मिनट तक का बार्गेन करते हैं कि उसको 15 मिनट तक हम मरीज की बॉडी को 22 डिग्री तक ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के साथ साथ हम अपनी दवाओं से उसका ब्रेन, उसका हार्ट अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब पूरी बॉडी में कहीं खून नहीं जा रहा तब हम डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट यानी कि अत्यधिक ठंडे तापमान पर ले जाकर पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई, रक्त की सप्लाई को बंद कर देना, वो करते हैं, जिससे आप आम भाषा में जैसे अखबार में लिखा हुआ था एक तरह से डेथ या मौत इंड्यूस करना। एक लंबा प्रतिक्रिया रहती है जिसके लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करना चाहें कि वो क्या पूरा मामला था, कैसे ये स्थिति बनी, तो उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, उस मरीज में क्या हुआ था कि लगभग 1.5 साल पहले उसकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, जहाँ पर हमारा एओर्टिक वाल्व लगती है, जो सबसे बड़ी ध्वनि होती है हमारे शरीर की, जिसको एओर्टा कहते हैं। जहाँ पर वो हार्ट से शुरू होती है वहाँ पर होती है एओर्टिक वाल्व, जो उसकी सिकुड़ी हुई थी। वो जहाँ वाल्व बदली गई थी वहाँ की सूचर लाइन होती है, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी नली डालते हैं जिससे हम हार्ट को अरेस्ट करते हैं, मतलब ऑपरेशन का पार्ट ही होता है, वहाँ की सूचर लाइन होती है। तो उस सूचर लाइन से आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, उस सूचर लाइन से एक एन्यूरिज्म बोलते हैं, या समझ लीजिए आप, मैं देसी भाषा में समझाऊं कि एक पानी का गुब्बारा, उसके अंदर पानी भरेंगे जैसे फूलता चला जाता है, इस तरह एक एन्यूरिज्म जो फूलता चला गया वहाँ से निकल के, और वो इतना फूलता चला गया कि उसका एक पोर्शन जो है वो छाती के बाहर लटकने लगा था। तो ऐसी प्रतिक्रिया में क्या होता है, अगर हम सर्जरी करते हैं तो हल्का सा चीरा भी मारेंगे उस पर, तो सीधा हमारे खून की सप्लाई के साथ हमारे मस्तिष्क के अंदर हवा घुस जाना, ऑन द टेबल, ऑन द स्पॉट, जहाँ चीरा मारेंगे वहीं पे जान से हाथ धो बैठना, इतना खून बहना कि मालूम ही नहीं पड़ेगा खून कहाँ से आ रहा है। तो सिंपल शब्दों में ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे हल्का सा स्कैल्पर से निक मारना ही खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर हम पहले डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट यानी कि एक तरीके से शरीर को एक बहुत ही मिनट्स के लिए डेथ स्टेट में लेके जाते हैं, जहाँ पर कि खून रक्तचाप पूरे शरीर में रुक जाता है। तो ये कंडीशन थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, टीम ऑफ डॉक्टर्स थी, कार्डियक सर्जन्स, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और परफ्यूजनिस्ट, ये 3 टीम इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। हमें एज अ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपकी जो बड़ी बड़ी ध्वनियाँ हैं शरीर की, उसके अंदर हम अपने कैनुला डाल दें जिससे कि हम दवा दे पाएँ। और आपके मस्तिष्क के पास एक SgVO2 कैनुला होता है जो आपकी ब्रेन के पास हम इंसर्ट करते हैं, उससे हम आपका रक्तचाप में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो देख पाएँ, EEG लगा के EEG देख पाएँ, और बाकी सारे जो मॉनिटरिंग करते हैं हार्ट की, BP की, वो सब देख पाएँ। तो उसके बाद करने के बाद फिर अगली प्रतिक्रिया थी कार्डियक सर्जन की, जिसको मरीज़ को पहले ही जो बाईपास मशीन पे जाने के लिए अपना कैनुला डालना था और बाईपास मशीन पे लेके जाना था। तो हमने अपनी ध्वनियों में मरीज़ को इसमें दर्द, मैंने अपनी पिछली टॉक में बताया था कि जो दर्द उतना ही हुआ जितना मच्छर के काटने का होता है, सुन करके ध्वनि में एक बड़ा कैनुला डाला, उससे बेहोशी दी गई, पूरा बेहोश किया गया। बेहोश करने के पास मस्तिष्क के पास था, वहाँ कैनुला डाला गया। उसके बाद जब मरीज़ पूरा हमारे कंट्रोल में आ गया एनेस्थीसिया के, तब सर्जन्स आगे बढ़े, पैर के रास्ते से बड़ी बड़ी ध्वनियों को ढूंढ के उन्होंने उसके रास्ते से अपने कैनुला डाले और पेशेंट को बाईपास मशीन पे लिया। अभी सबसे चैलेंजिंग पार्ट शुरू होना था, जो कि मरीज़ को ठंडा करना। हम मरीज़ को बहुत ही स्लो ठंडा कर सकते हैं, हर 1 मिनट में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस।
और क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ही रेयर था तो हम और भी स्लो गए ताकि और भी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। हर 3 मिनट में हमने 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया और इसके दौरान हमें ध्यान ये रखना रहता है एनेस्थेटिस्ट को, जैसे ही हम ठंडा कर रहे हैं, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या रहता है कि हमारा हार्ट हमारे सामने है, हमारी ध्वनि एओर्टा हमारे सामने है। कभी भी अगर हमारे हार्ट की गति ऊपर नीचे होती है या फिब्रिलेट करता है, हम तुरंत बर्फ़ रख के या डायरेक्टली उसके अंदर दवा दे के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में मुश्किल पार्ट क्या था कि हम हार्ट के पास नहीं पहुंच सकते थे। तो हमें अपनी दवाओं के सहारे एक ऐसी स्टेट बना के चलना था कि हार्ट जो है वो बिल्कुल भी किसी एरिथमिया में यानी कि किसी गलत धड़कन में ना जाए, वो पूरा या तो अरेस्ट हो जाए या हल्का बीट करे। तो ये हमारा टारगेट था हार्ट के साथ, स्लो हाइपोथर्मिया में जाने के बाद। दूसरा हमारा टारगेट था कि जो ब्रेन है, ब्रेन को हम एक आइसोइलेक्ट्रिक स्टेट यानी कि जिसमें ईईजी फ्लैट लाइन होता है, यानी कि आप एक लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ब्रेन डेड स्टेट, ब्रेन भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, हार्ट भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, ऐसी स्टेट में लेके जाने के लिए। और साथ साथ किडनीज़ के पास भी भरपूर खून जा सके, ताकि जो टाइम हमने पूरी रक्तचाप को रोकना है, मरीज़ को डेथ इंड्यूस करनी है, किडनीज़ भी उसके लिए तैयार रहें। तो ये हमारा टारगेट था हमारी टीम का। तो हम परफ्यूजनिस्ट की मदद से बहुत ही धीमी स्पीड से नीचे जाते गए। अपनी दवाओं के सहारे से हमने ये मेंटेन करके रखा कि कितना हमारा मरीज़ का टेम्परेचर जाए कि ना तो उसके हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन आए, ना तो उसके ब्रेन में कोई कॉम्प्लिकेशन आए, ना ही किसी और ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन आए। और साथ ही साथ सर्जन भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्जरी शुरू कर रहा था उस जो गुब्बारा जिसको बता रहा हूँ मैं, स्यूडोनिज्म, वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे ही हम 22 डिग्री तक गए, हर सर्जन जो है वो उस एन्यूरिज्म के पास पहुँचा, तो फिर हमने थोड़ा सा टाइम और मांगा दवाएं और देके ब्रेन को अरेस्ट करने के लिए। और ब्रेन को अरेस्ट करने के लिए हमें ये भी ज़रूरी था कि साथ ही साथ उसके पास ऑक्सीजन पूरी पहुँच रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो हमने जो दिमाग के रास्ते में जो अपना SGVO2 कैनुला डाला था, उससे हमें मालूम पड़ता रहा। जब ब्रेन हमारा फ्लैट लाइन आ गया, जब हमारा हार्ट रेट बिल्कुल फ्लैट लाइन या थोड़ी बहुत बीच बीच में एक आधी रिदम, जो कि एरिथमियाज नहीं साइनस ही होनी चाहिए, उस स्टेट में आ गया, तब हमने 15 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया। 15 मिनट के लिए वी वर सक्सेसफुल कि अब हमने आपको एक बॉडी दे दी है जो ना तो वेंटिलेटर पे है, ना तो बाईपास पे है, या बिल्कुल ही ना के बराबर बाईपास पे है। अब आप फटाफट से सर्जरी करके आगे बढ़िए। और सर्जन जिनको बहुत तजुर्बा है, उन्होंने बहुत ही तेज़ी से और परफेक्शन से 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 6 मिनट के अंदर ही अपना काम ख़त्म कर दिया। और 6 मिनट की अंदर ही हमने मरीज़ को वापस से अपने फिजियोलॉजी में लाना शुरू किया। जितनी स्पीड से गए थे उससे 3 गुना और देरी से हम वापस आए, आहिस्ता आहिस्ता करके। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसमें खून बहुत बहता है, जिसके अंदर ब्रेन का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेन में जो हमारी अल्फ़ा बीटा थीटा वेव्स होती हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से आने लगती हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि एकदम स्लो राइज हो, ताकि पेशेंट की जागरूक स्टेट ना आ जाए। तो वो सब मैनेज करके चलना पड़ता है। और हार्ट भी जो हमारा बिल्कुल फ्लैट लाइन था, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल, जैसे हमारा आपका रेट है 70-80 का, वैसे ही ऊपर आए। तो वो सारे एफर्ट के बाद लगभग 10 घंटे के आसपास का काम था, 10 से 11 घंटे के आसपास का। तो बहुत ही सक्सेसफुली हमने मरीज़ को फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद सारी चीज़ें, उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। तो जो थोड़ी बहुत सर्जरी बची थी छाती क्लोज़ करने की, वो क्लोज़ करके शाम तक वेंटिलेटर से अलग किया। और अभी जो 28 साल की लड़की है वो एकदम स्वस्थ कंडीशन में घर जा चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में चीज़ें देख रहे हैं। और इतने कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर किसी व्यक्ति की जान बचती है तो सर वो वाकई में यही कहता है कि ईश्वर हमारे लिए तो डॉक्टर ही हैं। अच्छा, अगर जो समय निर्धारित किया जाता है, क्या वो कम ज़्यादा हो सकता है क्या? अगर वो कम ज़्यादा हो तो कैसे मैनेज किया जा सकता है? जैसे आपने 15 मिनट का टाइम निर्धारित किया ऑपरेशन करने के लिए, क्या वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ हो? देखिए, टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ प्लानिंग से चलती है। गड़बड़ी बचाने के लिए हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। मान लीजिए इसी केस में अगर हमें लगता कि हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम
1 घंटे तक का हमारे पास टाइम है। हम मरीज़ को 16 डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं, जिसमें वो हमें 45 मिनट तक की सर्जरी का टाइम दे सकता है। ऐसी सर्जरीज़ भी मैंने काफ़ी कराई हैं, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है अहमदाबाद में। 45 मिनट 1-1 घंटे तक भी अरेस्ट रखा गया है पेशेंट। 1 घंटे तक? हाँ। व्यक्ति मतलब वो ना तो जिंदा है ना वो मरा है। देखिए, उस टाइम पर किसी टीम को बुलाएंगे आप टेस्ट करने के लिए तो ब्रेन डेड भी रहेगा, हार्ट भी डेड रहेगा, ना वेंटिलेटर पे ना बाईपास मशीन पे। और फिर 1 घंटे के बाद वो पहले जैसा जीवन? 1 घंटा नहीं, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत कमाल की बात है। इसको हम चमत्कार कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये है एक्चुअल में, और ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे आसपास हो रहा है। अच्छा सर, इस तरह का जो काम केजीएमयू में हो रहा है, क्या अपने प्रदेश में या देश में इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसा हो रहा है क्या, इस तरह के एनेस्थीसिया का काम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह अभी देखिए बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं, बहुत आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं, हर जगह ये काम हो रहा है। और मुझे बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि केजीएमयू में भी हम सक्सेसफुल ये काम शुरू कर पाए हैं विद अ टीम एफर्ट, जिसमें कि एक बहुत ही ट्रेंड परफ्यूजनिस्ट हमारे पास हैं, बहुत ही ट्रेंड कार्डिक सर्जन हमारे पास हैं, और हाँ, बहुत ही ट्रेंड कार्डिक एनेस्थीसिया टीम भी हमारे साथ है। तो इसके साथ हम ये सक्सेसफुली प्रोग्राम यहाँ पर रन कर पाए हैं डीएचसीए का। बहुत अच्छी बात है सर। अब चलते चलते कुछ हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये स्थिति ना बने, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि केजीएमयू गूंज ये कहता है कि जान है तो जहान है, यही हमारी पहचान है। तो ऐसी स्थिति में वो ना आए कि उन्हें ऑपरेशन कराने की नौबत आए, ज़रूरत पड़े। कुछ अपना मैसेज हमारे श्रोताओं तक पहुँचाइए। देखिए, जितना हो सके खुद को खुश रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, स्वस्थ रहिए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम या चलना फिरना बिल्कुल रखिए, और थोड़ी सी आपत्ति आती है अपनी सेहत के लिए जितना भी आप समय दें, पैसा दें, वो कम है। अपने शरीर के अंदर थोड़ी सी भी कमज़ोरी को बर्दाश्त ना करें। मैं अपने हर एक दोस्त को, हर एक पेशेंट को यही बोलता हूँ जो फिट रहना चाहता है, हर महीने सीढ़ियाँ चढ़ें। कितनी सीढ़ियाँ बिना थके, बिना सांस फूले वो चढ़ सकते हैं, वो गिन के रखें, और हर 6 महीने में वो अपना टेस्ट करते रहें कि उतना जहाँ पर आपको लगे कि अब मेरा सांस फूल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लगातार 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ पा रहा था, लेकिन अब 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ने में मेरा सांस फूल रहा है। यानी कि आपकी शरीर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितनी, अगर नॉर्मल हम बात करें सीढ़ियों की, तो एक आम इंसान अगर जैसे आपकी बात सुन करके आज ही वो टेस्ट करना चाहे, तो किस उम्र में कितनी सीढ़ियाँ वो चढ़ जाए तो ठीक है बिना सांस फूले ही? देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप जितना चढ़ने की कोशिश करिए। नॉर्मली 5 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 फ्लाइट ऑफ स्टेयर नहीं चढ़ पाए तो आप बहुत बीमार हैं। हो सकता है बहुत टाइम से बैठे हैं, आपके शरीर को उसकी आदत नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा कार्डियो, वॉकिंग, रनिंग ये लेके आइए, और फिर अपनी स्टेट को चेक करिए। खुद को हर 3 महीने में खुद के साथ ही कंपटीशन करिए कि मुझे अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है। यही इस चीज़ का तरीका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण कौशिक जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और जो जानकारी हम लोग बहुत हल्के में लेते थे या लगता था कि अरे ये सब तो ऐसे ही हो जाता है, उसके बारे में आपने बारीकियां बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Radio